Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with another practical from our AKUEB practical list. And today we are going to perform this experiment, and the objective of today's experiment is to find the value of an unknown object with the help of principle of moment. For this we have this observation table जिसमें हमारे पास कुछ 3 वेट्स हम नोन वेट्स यूज़ करेंगे और साथ साथ एक अननोन वेट होगा जिसका हम वेट फाइंड आउट करेंगे. सो टेबल के अंदर हमारे पास 3 वेट्स हैं, W1, W2, W3 एंड दिस W4 इज़ द अननोन वेट जिसे हमें मालूम करना है. Then we have 4 movement arms that are D1, D2, D3 and D4. So observation table को कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ को कैलकुलेशन करेंगे और उस अननोन वेट का वेट मालूम करेंगे. So let's see the apparatus that we are going to use in this experiment. So we have this iron stand and we will balance this iron, we will use this iron stand to balance this meter ruler, जिसमें हमारे पास यहाँ 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर हमारे पास एक वेज लगा हुआ है जिसकी मदद से हम इसे इस आयरन स्टैंड के ऊपर इस तरह से बैलेंस करेंगे. सो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मीटर रूलर है वो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड हो. तो इसको प्लेस करने के बाद ये हमारा पूरा मीटर स्केल का जो लेवल है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. इसके बाद हमारे पास ये वो अननोन वेट है जिसका वेट मुझे नहीं मालूम और हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसे हम W4 कह रहे हैं. तो ये वो अननोन वेट है जो हम यहाँ पर मालूम करेंगे. इसके अलावा हमारे पास कुछ पीस ऑफ थ्रेड्स हैं जिसको हमने इस तरह से लूप बना दिया है और इस लूप की मदद से हम नोन वेट्स को स्केल के ऊपर हैंग करेंगे. देन हमारे पास कुछ इस तरह से हैंगर्स मौजूद हैं जिसके साथ मैंने यूँ थ्रेड को लूप बना के इसके साथ अटैच किया है और इन हैंगर्स के ऊपर हम इन वेट्स को हैंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड एंड हैंगर. तो ये वो कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम इस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करने जा रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर परफॉर्मेंस. हमें क्या करना है, हमें इस मीटर स्केल के ऊपर जहाँ हमारे पास एक वेज लगा हुआ है 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, उसे हमें इसके ऊपर बैलेंसिंग चेक करनी है. इफ इट इज बैलेंस तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे. अदरवाइज हमें सबसे पहले इस मीटर स्केल को इस मेटालिक स्टैंड के ऊपर बैलेंस करके चेक करना है. सो मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया इसे. सो बैलेंस ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड स्केल के ऊपर हम 2 वेट्स एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2 वेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस करेंगे. सो मैं इस मीटर स्केल का जो फेस है वो अपनी तरफ रख लेता हूँ ताकि मैं इसे रीड कर सकूँ और ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इसकी जो रीडिंग है वो आपके पास साइड में डायग्राम की फॉर्म में नज़र आ रही होगी. तो आप वो चेक कर सकते हैं कि हमें मीटर रूल को रीड किस तरह से करना है. ओके, तो इसको बैलेंस करने के बाद हमें 2 वेट्स एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस कर देने हैं. तो हमारे पास जो 2 हैंगर्स थे उन हैंगर्स को मैं 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा. तो कुछ इस तरह से हमने इसको प्लेस किया है कि हमारे पास ये 2 वेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2 वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए. इस हैंगर्स को अगर हम देखें तो हर हैंगर का जो अपना वेट है इट इज़ 10 ग्राम वेट और इसके अंदर जो हम ये एडजस्टेबल वेट को हैंग करेंगे. सो
ईच ऑफ दिस एडजस्टेबल वेट इज 10 ग्राम वेट। तो यहाँ इन तीनों हैंगर्स में हम अपनी मर्जी से कोई भी वेट प्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होगी। तो मैं अब यहाँ पर जो है वो इन हैंगर्स के अंदर कुछ वेट्स को प्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ मैंने 4 वेट्स इस तरह से हैंग कर दिए जिसमें 3 वेट्स नोन है एंड दिस इज फॉर दिस फोर्थ वन इज द अननोन वेट। सो एज यू कैन सी कि जो स्केल है वो हमारा बैलेंस नहीं है, ये इस साइड को ज़्यादा मूव हो रहा है। तो हमें इन थ्रेड्स की पोजीशंस को या इन वेट्स की पोजीशन को चेंज करना है ताकि हम इसे बैलेंस कर सकें। सो ये हमें देखना है कि यहाँ ज़्यादा वेट ज़्यादा जो है वो टर्निंग हो रही है, तो हम यहाँ से इन थ्रेड्स को आगे ले आए या फिर हम इन थ्रेड्स को पीछे की तरफ मूव कर दें ताकि हम इस स्केल को बैलेंस कर दें। जब बैलेंस हो जाएगी ये स्केल तो बैलेंस्ड स्केल के ऊपर हम ये W1, W2, W3 और D1, D2, D3, D4 को स्केल के ऊपर इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इन वेट्स को हम कह देते हैं दिस इज W1, this is W2, this is W3 and this last one the unknown weight is the W4। इस वेट 1 की जो पोजीशन है विद फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन इट इज इक्वल टू D1। वेट 2 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज D2 और ये वाला जो डिस्टेंस है W3 का इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज D3 और ये जो D4 है अननोन वेट का डिस्टेंस वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। सो मैं अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ ज़्यादा रोटेशन हो रही है तो मैं यहाँ से रोटेशन को कम कर सकता हूँ बाय मूविंग दिस W1 टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन चारों में से किसको मूव करना है, मैं किसी भी एक की पोजीशन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड ले जाकर आसानी से बैलेंस कर सकता हूँ। सो एज यू ऑल कैन सी नाउ दैट दिस स्केल इज हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस मीटर स्केल और यहाँ अब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपस में बराबर हैं। सो सबसे पहले तो हम इन वेट्स को नोट कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर। दिस इज W1 में हमने यहाँ पर 3 इस तरह के वेट्स को हैंग किया था इस हैंगर के साथ। हर इस वेट का जो वेट है या हर इस कॉइन का जो वेट है इट इज 10। तो 3 कॉइन्स मीन्स 30 एंड 1 हैंगर दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम वेट। तो W1 जो टोटल है इट इज इक्वल टू 40 ग्राम वेट। इसी तरह से अगर हम यहाँ W2 को देखें तो यहाँ मैंने यहाँ 4 कॉइन्स इस हैंगर के अंदर डाले हैं। तो 4 कॉइन्स का मतलब हो गया 40 ग्राम वेट और इस एक हैंगर का मतलब हुआ 10 ग्राम वेट। तो टोटल जो यहाँ W2 है इट इज इक्वल टू 50 ग्राम वेट। इसी तरह से W3 को देखते हैं। W3 में मैंने यहाँ पर 2 कॉइन्स इस हैंगर के अंदर इस तरह के प्लेस किए हैं, 2 कॉइन्स दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम वेट और ये जो हमारा हैंगर था इट इज इक्वल टू 10। तो W3 हमारा हो गया इक्वल्स टू 30 ग्राम वेट और ये चौथा जो वेट है वो अननोन है जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमें D1, D2, D3 और D4 मालूम करने हैं। तो अब हम जो है वो इन थ्रेड्स की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा W1 है और ये जो थ्रेड हमारा पास हो रहा है 5.6 से। तो यहाँ हमारे पास पोजीशन नजर आ रही है 5.6। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये वाली जो पोजीशन थी हमारी वो 5.6 थी 50 थी, तो हमें 50 माइनस करना है इस 5.6 में से। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा D1 कहलाएगा। तो हम 5.6 को माइनस कर देते हैं 50 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.4 सेंटीमीटर। दैट इज द मोमेंट आर्म ऑफ दिस D1। तो हर रीडिंग में जब हम नोट कर रहे होंगे तो हम उसको 50 में से माइनस करके नोट करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि सेकेंड जो हमारा वेट है वो हैंग कर रहा है 24.4 पर। तो हम यहाँ मार्क जो है वो 50 है और यहाँ जो मार्क है वो है 24.4। तो हम 50 में से
24.4 को माइनस कर देंगे सो वी विल गेट 25.6। तो इसका डिस्टेंस जो हमने कहा था इट इज इक्वल्स टू D2, वो हमारे पास आ गया 25.6। बिल्कुल इसी तरह से हम ये D3 का जो डिस्टेंस है वो मालूम करते हैं। तो ये हैंग कर रहा है हमारे पास 69.2 पर, तो ये 69.2 है, यहाँ सेंटर 50 है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 69.2 माइनस 50, सो आवर आंसर इज 19.2। तो इसका जो डिस्टेंस है D3 वो हमारे पास आ गया 19.2 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से लास्ट ये जो हमारा अननोन वेट था इसका डिस्टेंस है D4। तो D4 अगर हम देखें तो वो आ रहा है 91.1। तो हम 91.1 को माइनस कर देते हैं 50 में से, तो हमारा रिजल्ट जो D4 है वो आ जाएगा 41.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई जिसमें हमने क्या किया, 3 नोन वेट्स को एक अननोन वेट के साथ 2 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैंग कर दिए। हमने इन तीनों के वेट्स अपने पास नोट किए और इन चारों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से यहाँ तक दिस इज D1, यहाँ से यहाँ तक दिस इज D2, ये डिस्टेंस हमारा D3 और ये डिस्टेंस हमारा हो गया D4। ये हमारी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करना है, अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को रिपीट करना है टू फाइंड द वेट ऑफ दिस अननोन। तो हम क्या करेंगे, हम इन वेट की वैल्यूज को चेंज कर देंगे या फिर हम ये कर सकते हैं कि इनकी पोजीशंस को ऑल्टर कर देंगे, हमारी मर्जी है, चाहे मैं वेट को चेंज कर दूं, कम या ज़्यादा कर दूं, या फिर इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं, ये हमारी मर्जी है। और हम दोबारा से उसी तरह बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद हम इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कुछ वेट्स और ऐड कर देता हूं। लाइक मैंने यहां पर एक वेट ऐड किया, मैंने एक वेट जो है वो यहां पर ऐड कर दिया और एक वेट में साथ साथ यहाँ इस W3 में भी ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह ऐड करने के बाद देखें एज वी कैन सी कि अब ये रॉड जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हमें उसी सेम मेथड के थ्रू जो है वो उसे बैलेंस करना है। इस तरफ ज़्यादा हैंग हो रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में टॉर्क ज़्यादा है, तो हम इसकी पोजीशंस को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं और उसको दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो एज वी कैन सी हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अंदर इसे कंप्लीटली बैलेंस कर दिया है विद डिफरेंट वेट्स एंड डिफरेंट पोजीशंस। सो अब हम यहाँ पर जो है वो वेट को काउंट करते हैं। हर हैंगर का वेट 10 ग्राम है और हर कॉइन का वेट 10 ग्राम है। तो यहाँ W1 में हमारे पास 4 कॉइन्स लगे हुए हैं और एक हैंगर है, तो टोटल 4 कॉइन्स और एक हैंगर का वेट कितना हो गया, 50 ग्राम वेट, दैट इज W1। W2 को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 इस तरह के कॉइन्स लगे हुए हैं और एक हैंगर है, तो 5 कॉइन्स और एक हैंगर, टोटल कितना हो गया, टोटल 60 ग्राम वेट, दैट इज W2। W3 को देखते हैं, W3 में हमारे पास 3 कॉइन्स और एक हैंगर है, तो टोटल हमारे पास वेट W3 में आ जाएगा, इट इज 40 ग्राम वेट। सो अब हम इनकी पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द मोमेंट आर्म ऑफ दिस W1, दैट इज इक्वल टू D1। सो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसकी रीडिंग लेंगे कि जो थ्रेड है वो स्केल के ऊपर किस पोजीशन पर आ रहा है। तो ये जो स्केल थ्रेड की पोजीशन है इट इज 5.7 और हम इसे 50 में से माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 5.7, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 44.3 सेंटीमीटर्स के। इसी तरह से D2 देखते हैं, D2 की जो पोजीशन है वो हमारे पास आ रही है 26.5, तो हम 50 में से 26.5 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास D2 आ गया 23.5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से D3 देखते हैं, D3 की जो पोजीशन है वो हमारी है 77.8, तो इसे भी हम 50 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 27.8 सेंटीमीटर्स। और फाइनली जो हमारी लास्ट अननोन वेट है इट इज़ एट 91.2
2। तो 91.2 में से 50 को माइनस कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया 41.2। तो ये हमारे पास चारों डिस्टेंस आ गए। दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 एंड दिस इज D4। ये चारों डिस्टेंस हमारे पास आ गए। इसी तरह से हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं बाय चेंजिंग द वेट्स एंड द पोजीशंस ऑफ दीज 3 नोन वेट्स एंड 1 अननोन वेट। किसी भी एक साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो यहाँ हमने सिर्फ 2 सेट ऑफ परफॉर्मेंस लिए हैं टू फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस अननोन, जिसको हमने अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर रिकॉर्ड किया। सो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि हम इन वैल्यूज़ को किस तरह से लेकर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करते हैं और इस अननोन वेट का वेट मालूम करते हैं। सो अब चलते हैं हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो ये हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ऑब्टेन किए हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ और ये हमारी सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो ये वो W4 है जो कि हम अभी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ दीज 2 वैल्यूज़ हमारे पास उस अननोन वेट ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा। सो कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 वेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे और एक वेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो ये हमारे पास मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के लिए फॉर्मूला है कि दीज 2 टॉर्च W1 D1 एंड W2 D2, ये 2 हमारे पास टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और W3 D3 एंड W4 D4 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क्स थे और हमने बैलेंस किया था उस मीटर स्केल को। इट्स मीन ये दोनों टॉर्क्स जो है वो आपस में बराबर हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ में से W1 D1, W2 D2, W3 D3 एंड W4 D4 इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फॉर दिस W4। तो यहाँ मैंने दोनों सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। W1 इज़ 40, D1 इज़ 44.4, W2 इज़ 50 एंड D2 इज़ 25.6, W3 is 30 and D3 is 19.2 and W4 is unknown and D4 is 41.1। इसी तरह से मैंने सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व किस तरह करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे एंड दिस टर्म जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगी और जो रिजल्ट है उसे हम 41.1 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल get the answer for W4। इसी तरह से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में ऐड कर देंगे। ये वाला ब्रैकेट इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और ये जो लास्ट टर्म है 41.2 वो इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड और इस ब्रैकेट को माइनस करके 41.1 से डिवाइड किया तो हमारे पास इस अननोन वेट का ऑब्जेक्ट का जो वेट आया इट इज 60.3। सिमिलरली our second set of observation जिससे हमने जब वेट निकाला इट इज इक्वल्स टू 60.9 ग्राम वेट। तो ये हमारे पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज थी। तो हमने जो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है, जो एवरेज रिजल्ट आया इन दोनों रिजल्ट से, दोनों वेट से, वो हमारा है 60.6 ग्राम वेट। तो जो अननोन वेट जो कि हमने D4 या W4 की जगह लगाया था उसका जो वेट आ रहा है इट इज 60.6 ग्राम वेट। तो हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसी अननोन ऑब्जेक्ट को जब डिजिटल बैलेंस से इसका वेट मालूम किया तो हमारा वेट था 58 ग्राम वेट। तो हमारा जो रिजल्ट आया है फाइनल इट इज नियर टू द एक्चुअल वेट ऑफ दैट अननोन ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज आवर एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करते हुए एक अननोन ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट किया, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर किया और ये हमारा कुछ रिजल्ट आया फॉर दैट अननोन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर प्रैक्टिकल फ्रॉम आवर EKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to